हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू जूलॉजी क्रॉनिकल्स। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे पैरोक्सीजोम। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लाइसोसोम के बारे में। और अब क्या है कि लाइसोसोम का फंक्शन और पैरोक्सीजोम का फंक्शन जो है ना, वो सिमिलर टाइप का सा होता है, यानी स्ट्रक्चर भी थोड़ी थोड़ी सिमिलर होती है, तो आपको इतना टफ नहीं लगेगा। ये वाला पार्ट बहुत ही ईजिली निकल जाएगा। तो देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोबॉडीज, यानी ये माइक्रोबॉडीज ही है एक टाइप की। ओके, सिमिलर टू लाइसोसोम, स्ट्रक्चर वाइज थोड़ी थोड़ी सिमिलर होती है, लाइसोसोम से सिमिलर होती है, सेम नहीं होती, सिमिलर होती है। ओके, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, उसके अंदर कौन सी कितनी मेम्ब्रेन मिलती है? अगेन सिंगल मेम्ब्रेन ही मिलेगी। ये याद रखना है कि सिंगल मेम्ब्रेन है ये भी। ओके, डिस्कवर्ड बाय जे रोडिन, रोडिन ने डिस्कवर किया था इसको, ये याद रखना है, कई बार पूछा जा सकता है। फाउंड इन नियरली ऑल यूकैरियोटिक सेल, मोस्टली ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल के अंदर पैरोक्सिसोम देखने को मिलता है। ओके, ह्यूमन में कंटेन 100 ऑफ पैरोक्सिसोम डिपेंडिंग ऑन द सेल, यानी ह्यूमन के अंदर पैरोक्सिसोम की अमाउंट एक सेल के अंदर 100 हो सकती है। वो डिपेंड करता है सेल टू सेल, कई सेल के अंदर होती है, कई सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। अब क्या है कि पैरोक्सिसोम के अंदर H2O2 जो है वो इट कंटेन्स ऑक्सीडाइज्ड एजेंट H2O2, यानी H2O2 जो है उसका डिग्रेडेशन और सिंथेसिस की साइट भी यही है। डिग्रेडेशन एंड सिंथेसिस साइट क्या करती है? ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है। H2O2 बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है सेल के लिए। हमारे जो और बॉडी फंक्शन है उसको बहुत ही ज़्यादा इंटरप्ट करने का काम करता है, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो इसके डिग्रेडेशन और इसका सिंथेसिस भी कहाँ पे होता है? पैरोक्सिसोम के अंदर होता है। एंजाइम कैटलेज और एक होता है ऑक्सीडेज, दो टाइप के एंजाइम होते हैं। अभी यहाँ पे कैटलेज मेंशन है तो कैटलेज कर लेते हैं कि कैटलेज एंजाइम्स प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। कैटलेज तो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। एक एंजाइम और होता है कि ऑक्सीडेज। इट रेप्लिकेटेड बाय द फिजन, इसका जो रेप्लिकेशन होता है वो फिजन के थ्रू। किसका? पैरोक्सिसोम का रेप्लिकेशन फिजन के थ्रू होता है, यानी ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। यानी ये अपने यानी इसका फॉर्मेशन कैसे होगा कि पहले से कोई पैरोक्सिसोम है, उसका रेप्लिकेशन हुआ, उसके डिविडेशन होगा प्रोसेस के थ्रू, और फिर क्या फॉर्म कर देगा? दो पैरोक्सिसोम का फॉर्मेशन कर देगा। लाइफ स्पैन जो है 1 डे की होती है, सिर्फ एक दिन ही रह पाता है ये। और साथ में सेल्फ असेंबलिंग, यानी खुद को असेंबल करने का काम खुद ही करता है ना। इसके जो एंजाइम्स उसको असेंबल करने का काम खुद ही करता है ये। ओके, अबंडेंट इन लीवर एंड किडनी, किडनी और लीवर के अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और डिटॉक्सिफिकेशन का जो इम्पोर्टेंटली जो स्टार लगा के आप लिख सकते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन में जो हेल्प करता है वो करता है पैरोक्सिसोम। अब हम देख लेते हैं कि डिफरेंस डिफरेंस विद लाइसोसोम, यानी पैरोक्सिसोम और लाइसोसोम में क्या डिफरेंस है। तो बोला था मैंने कि डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, साथ ही साथ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक H2O2, इसके न्यूट्रलाइजेशन में भी। अब इसका नेम जो है ना पैरोक्सिसोम, वो भी कैसे है? पर ऑक्साइड, जो H2O2 है हम उसको पेरोक्साइड बोलते हैं, तो उसी से डराइव हुआ है इसका नेम पैरोक्सिसोम। ओके, लाइसोसोम जो है वो क्या करता है? डाइजेशन और गार्बेज डिस्पोजल का काम करता है। ये हमने अभी देखा ही था कि पिछले लेक्चर के अंदर किस टाइप से लाइसोसोम वर्क करता है। ऑटोफैगोसाइटोसिस करता है, हेट्रोफैगोसाइटोसिस करता है, और किस टाइप से वो और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करता है। ओके, इसके अलावा पैरोक्सिसोम ऑक्सीडेज और कैटलेज, टू एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैटलेज का काम और ऑक्सीडेज का काम अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे क्या होता है। ओके, हाइड्रोलिटिक एंजाइम हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था किस टाइप से लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ओके, पैरोक्सिसोम जो है प्रोड्यूस एंड ब्रेक H2O2 एज ए बाई प्रोडक्ट। ओके, यानी ये H2O2 को ब्रेक करने का काम और प्रोड्यूस करने का काम करता है कौन? पैरोक्सिसोम। वहीं H2O2 से कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लाइसोसोम के अंदर H2O2 नहीं बनता, कोई भी बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड फॉर एनर्जी, यानी पैरोक्सिसोम एक और काम करता है फैटी एसिड का, और बीटा ऑक्सीडेशन करता है एनर्जी के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। वहीं लाइसोसोम लिपिड्स का डिग्रेडेशन करता है। इसके अंदर डायरेक्ट कोई फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म नहीं है, कोई भी प्रकार की मेटाबॉलिज्म जो है फैटी एसिड से रिलेटेड नहीं करता है। ओके, ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ER और बाय सेल्फ रेप्लिकेटिंग। हाँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि पैरोक्सिसोम का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जबकि लाइसोसोम कहाँ से बनता है? वो बनता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। साथ ही साथ जो पैरोक्सिसोम है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी है, अपने प्रीवियस सेल से भी बनता है,
इससे आपको एक चीज याद आ रही होगी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। ओके, नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपेरेटस प्लस कुछ अमाउंट में लाइसोसोम को मिलाकर बनाया जाता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो उसका पार्ट पेरोक्सिसोम नहीं है, जबकि लाइसोसोम उसका पार्ट है। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं लाइसोसोम की कैसी जनरल स्ट्रक्चर होती है। तो ये 100 से 500 nm डायमीटर का होता है। इसके अंदर अराउंड 32 नॉन पेरोक्सिसोमल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम पेरोक्सिन्स बोलते हैं। ओके, इसको याद रखना है कि 32 के अप्रोक्सीमेटली होते हैं, और इसके अंदर 30 करीब अप्रोक्सीमेटली एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, मोर देन 30। ओके, थिकेस्ट मेम्ब्रेन ऑफ ऑल ऑर्गेनेलीज, स्टार लगा लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये थिक सभी ऑर्गेनेलीज के अंदर सबसे ज़्यादा थिकेस्ट मेम्ब्रेन इसकी होती है। और ऑर्गेनेलीज में थिक मेम्ब्रेन पूछा जाए तो लाइसोसोम की भी थिक होती है, माइक्रोबॉडीज और माइक्रोबॉडीज उनकी भी थिक होती है, बट इसके अंदर सबसे ज़्यादा थिक किसकी होती है? पेरोक्सिसोम की होती है। लिपिड बाइलेयर से मिलकर बना हुआ होता है ना, लिपिड बाइलेयर, और बीच में होता है यूरेट ऑक्सीडेज। ये क्या है? क्रिस्टलाइन कोर है वो इसके अंदर बीच में प्रेजेंट होता है। यूरेट ऑक्सीडेज क्या करता है कि यूरिक एसिड का ऑक्सीडेशन का काम करता है। कौन? यूरेट ऑक्सीडेज। और ये देखो आप थिकनेस आप देख ही सकते हो कितनी ज्यादा थिक मेम्ब्रेन है इसकी। ओके, हाँ, तो यूरेट ऑक्सीडेज क्या करता है? ऑक्सीडाइजेज यूरिक एसिड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। साथ ही साथ ह्यूमन के अंदर ये नॉन फंक्शनल जीन है, यानी ये फंक्शन नहीं करता है, क्योंकि यूरिक एसिड हम एक्सक्रीट नहीं करते हैं। हम क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिन। हम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। ओके, यूरिक एसिड बर्ड्स में भी होता है ना। ओके, उसके बाद फंक्शन की बात करें तो क्या है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड डिग्रेडेशन बाय कैटलिस्ट। अब क्या करता है? मैंने बोला कि हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2, यहाँ लिख लेते हैं फिर से, आप भूल रहे हैं तो H2O2 का डिग्रेडेशन भी करता है, किसकी हेल्प से? कैटलिस्ट की हेल्प से। अब क्या है कि ये माना कि कोई एंजाइम है, कैटलिस्ट एंजाइम है ना, ये ऑक्सीडेज है, डिफरेंट ऑक्सीडेज हैं। ये क्या है? ऑक्सीडेज है। सेवरल ऑक्सीडेज कंबाइन होते हैं O2 के साथ में, यानी ऑक्सीजन के साथ में सेल के अंदर, और क्या फॉर्म कर रहे हैं? वो फॉर्म कर रहे हैं H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या फॉर्म कर रहे हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब ये सेल के अंदर बन गया हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब क्या होगा कि जैसे ही सेल के अंदर बनेगा, टॉक्सिसिटी बढ़ने लगेगी। उसको रिड्यूस करने के लिए 2 हाइड्रोजन परऑक्साइड कैटलेज जो एंजाइम है उसके प्रेजेंस में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स और O2 के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर एक H2O2 यानी एक हाइड्रोजन परऑक्साइड कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, AH2 यानी कोई भी H2 मॉलिक्यूल का कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें H2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकता है, वो क्या करेगा? कैटलेज की हेल्प से वो H2O और A यानी वही मॉलिक्यूल का एक जो फर्दर एक जो साइड है, वो जैसे ए कोई भी मोल है, किसी के ए के मोल है, और वो एच के मोल हैं, वो आपस में कंबाइंड होकर AH2 बना रहे हैं। और वो AH2 किसके साथ कंबाइंड हो रहा है? H2O2 के साथ में। और किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? H2O और 2H2 के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है। ओके, ये स्टेप से रिएक्शन देखने को मिलती है हाइड्रोजन परऑक्साइड के केस में। साथ ही साथ और क्या क्या फंक्शन करता है? तो डिटॉक्स एल्कोहल, यानी एल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम भी यही करता है। यानी अगर कोई पर्सन डेली अल्कोहल ड्रिंक करता है तो उसकी जो हाफ अल्कोहल है उसका डिटॉक्सिफिकेशन ये काम करता है। ओके, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ वेरी लॉन्ग फैटी एसिड चेन, यानी बहुत ही ज़्यादा जो लंबी फैटी एसिड की चेन है, वो चेन है, हमने बोला था कि बीटा ऑक्सीडेशन भी करता है ये। ओके, और साथ में क्या करता है कि वो क्या करता है? एनर्जी का फॉर्मेशन करता है इसके बीटा ऑक्सीडेशन से। ओके, फिर उसके बाद बायोसिंथेसिस ऑफ प्लाज्मोजेंस का बायोसिंथेसिस, प्लाज्मोजेंस जो है वो प्लाज्मा का फॉर्मेशन करेंगे। तो प्लाज्मोजेंस बोला ईदर प्लाज्मा सेल्स का ना, और ईदर फॉस्फोलिपिड्स नेसेसरी फॉर ब्रेन एंड लंग्स नेचुरल फंक्शनिंग। ओके, कई सारे जो फॉस्फोलिपिड हैं वो क्या करते हैं? वो शीट्स का फॉर्मेशन करते हैं ब्रेन सेल के अंदर, लंग्स के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
साथ ही साथ नेक्स्ट क्या है, सिंथेसिस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, कई सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का सिंथेसिस भी ये करते हैं। और क्या करते हैं, पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड्स आयन इन लीवर, यानी बाइल एसिड के भी आयंस के जो सिंथेसिस है उसके अंदर ये हेल्पफुल होते हैं। यानी अब क्या है कि कहीं ना कहीं इसका पार्ट लीवर और जो किडनी है उससे रिलेटेड है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, साथ ही साथ ब्रेन सेल भी है, लंग्स भी हैं कई कई अमाउंट में। ओके, पार्टिसिपेट इन सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का अगर सिंथेसिस की बात करें तो इसके भी इसमें भी पार्टिसिपेट करने का काम करता है। ओके, पार्टिसिपेशन इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड यूज टू मेक माइलिन, अगर ये नहीं होगा तो माइलिन शीट का फॉर्मेशन नहीं होगा, डिटॉर्शन होने लग जाएगा माइलिन शीट का, जिसकी वजह से कई सारी डिजीजेज होती हैं। तो इसके फॉर्मेशन में भी कॉल हेल्प कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है हमारा पेरोक्सीसोम। अब कुछ डिजीजेज होती हैं, अब डिजीजेज में कौन सी, या तो वो लंग्स से रिलेटेड डिजीज हो सकती है, कोई भी डिसऑर्डर हो गया, या फिर कोई लीवर से रिलेटेड डिसऑर्डर हो गया, या फिर कुछ स्पेशल डिजीजेज हो सकती है जिसका हम नाम याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स के अंदर पूछी जा सकती है। उसके बाद डिजीजेस में जैसे दो डिजीज ले ली हमने, एक ले ली हमने एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी और ले ली हमने ज़ेल-वेगनर्स सिंड्रोम। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी को। ओके, इसमें क्या होता है, कोई एक सिंगल जो पैरोक्साइम जो है पैरोक्सीसोम, उसका एंजाइम वो एब्सेंट हो गया, वो प्रेजेंट नहीं है। अब क्या होगा, एंजाइम एब्सेंट है तो जो हमारा जो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो चेन है उसका बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उसका बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो उसका ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा। अब ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा तो अब क्या है कि वहाँ पे अगर इसका एक्यूमुलेशन स्टार्ट होने लग जाएगा कि उसका वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड का जो है वो एक्यूमुलेशन स्टार्ट होने लग जाता है ब्रेन के अंदर। इसकी वजह से क्या होता है, माइलिन शीट है ना उसके अंदर डिस्ट्रॉफी होने लग जाती है, जो माइलिन शीट है वो डीनेचर करने लग जाती है, वहाँ से हटने लग जाती है। तो ये डिजीज़ देखने को मिलती है जिसकी वजह से कई सारे बॉडी फंक्शन इफेक्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा रेयर डिजीज़ है। ये प्रेजेंट होती है ये क्या है, एक्स लिंक डिसऑर्डर भी है जो कि यंग बॉयज़ हैं उनके अंदर देखने को मिलती है, यंग वन के अंदर देखने को मिलती है, ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है। ओके, इसके बाद ज़ेल वेगनर सिंड्रोम में अब इससे क्या डिफरेंस है थोड़ा सा, कि अब क्या है, कोई भी जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया। अब यहाँ तो क्या हो रहा था कि पैरोक्सीसोम से स्टार्टिंग हो रही थी, यहाँ किससे हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है जीन लेवल से। तो जीन के अंदर कोई भी म्यूटेशन हो गया, वहाँ से क्या होगा कि प्रोटीन जो है ना उसका सिंथेसिस रुक गया, अब उसका ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो रहा प्रोटीन का। अब प्रोटीन नहीं होगा तो एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं है। प्रोटीन हमने बोला था ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। तो एंजाइम्स जो हैं वो उसका ट्रांसपोर्टेशन किसके अंदर नहीं हुआ, वो पैरोक्सीसोम के अंदर नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा कि पैरोक्सीसोम खाली रह जाएगा। अब ये पैरोक्सीसोम खाली रह गया तो अगेन यहाँ पे क्या होगा कि सेरिब्रो हेप्टोरीनल सिंड्रोम, इसका दूसरा नाम भी है सेरिब्रो हेप्टोरीनल सिंड्रोम, होने लग जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन फंक्शनिंग के अंदर डिटॉर्शन होने लग जाता है और इसकी वजह से ही मल्टी ऑर्गन फेलियर देखने को मिलता है। तो ये दो डिजीज़ेज़ हैं वो याद रखनी है जो कि पैरोक्सीसोम से रिलेटेड डिजीज़ेज़ हैं, कि जो डेफिशिएंसी है इसके एंजाइम डेफिशिएंसी है उससे रिलेटेड डिजीज़ेज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा किसके बारे में, लाइसोसोम के बारे में, पैरोक्सीसोम के बारे में और ऑर्गेनेलीज के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डीपली। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट भी, तो कंटिन्यूसली आप देखते रहिए वीडियोस को ताकि आप इसके साथ में जुड़े रहें जूलॉजी क्रॉनिकल्स के साथ में और आप कंटिन्यूसली अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।